दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नियो नॉयर थ्रिलर फिल्म के बारे में। मैं बात कर रहा हूं 2003 में आई कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है पार्क चैन वुक ने और ये इसी नाम के जापानीज मंगा पर बेस्ड है। ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लेट्स अनरेवल द एंडिंग। अब आते हैं इसकी एंडिंग पर। तो जैसा कि हमें पता है, लास्ट में डाइसू उसी हिप्नोटिस्ट को ढूंढता है जिसे वूजिन ने यूज किया था, जिसे कुछ देर के लिए दिखाया भी जाता है। वो भूलना चाहता है कि मीडो उसकी बेटी है, पर सवाल ये है कि वो उससे तो ये सच्चाई छिपा सकता है, पर क्या वो खुद से छुपा पाया? हिप्नोटिस्ट भी सक्सेस की गारंटी नहीं देती, पर फिर भी उसे हिप्नोटाइज कर देती है। थोड़ी देर बाद वो अकेला उठता है और जल्द ही मीडो वहां आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हिप्नोटिस्ट वहां कभी थी ही नहीं, पर मीडो बर्फ में एक और पैरों के निशान की तरफ इशारा करती है। दोनों गले लगते हैं और डाइसू स्माइल करता है। तो क्या उस हंसी में दर्द छिपा है? क्या उसे अभी भी याद है कि मीडो उसी की बेटी है, या वो भूल गया है? इस एंडिंग को जानबूझकर अस्पष्ट मोड़ पर छोड़ा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिप्नोटिस्ट डाइसू को बताती है कि वो हिप्नोटिज्म के बाद दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक होगा मॉन्स्टर जो जानता होगा कि मीडो उसी की बेटी है, और दूसरा होगा वो जो बिना किसी बोझ के उसका लवर बनकर रहेगा। अब इसके बारे में हमारे सामने दो थ्योरीज आती हैं। पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं कि वो वहाँ से जागने से पहले 70 कदम चला और उसके बाद वहीं बर्फ में बेहोश हो गया। तो इसे उस मॉन्स्टर की डेथ की तरह भी देखा जा सकता है, और अब जो वो उठा है तो उसके ऊपर उस नॉलेज का कोई बोझ नहीं रह गया है। वो वैसे ही उठा है जैसे एक आम हिप्नोसिस के बाद पेशेंट उठता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हिप्नोटिस्ट उससे कहती है कि उसके हर एक कदम के साथ मॉन्स्टर की उम्र 1 साल बढ़ जाएगी और वो 70 साल की उम्र में मर जाएगा। तो इसका मतलब वो 70 कदम चल के मॉन्स्टर को मार देता है और भूल जाता है कि उसकी लवर उसकी बेटी है। और इस सीन में वैसे भी वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा नज़र आता है। तो इस थ्योरी में हम मानते हैं कि हिप्नोसिस ने काम किया, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं मानते तो फिल्म का बेस ही कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि जैसा हमने बात की ये हिप्नोसिस पे ही बेस्ड है, बदला, प्यार, सब कुछ। अब दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि वो हिप्नोटिस्ट तो वही पहले वाली हिप्नोटिस्ट है जिसे वूजिन ने यूज़ किया था। उसी का इस्तेमाल करके वूजिन ने बड़े ही काबिले तारीफ पेशेंस और सोचे समझे ढंग से डाइसू की सज़ा को तय किया था। जो कुछ भी उसने झेला वो परफेक्टली प्लान्ड था, और यही इस थ्योरी की खास बात है। वूजिन अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कर रहा था। डाइसू उसे हरा नहीं पाया, उसने खुद को मारा। तो जब सब कुछ उसने इतने बेहतरीन ढंग से प्लान किया था, फिर ये भी तो हो सकता है कि उसे पहले से ही मालूम हो कि उसके मरने के बाद डाइसू क्या करेगा या क्या कर सकता है। यानी कि उसे पहले से पता था कि उसके जाने के बाद डाइसू उसी हिप्नोटिस्ट को ढूंढेगा, और ये सब ऑलरेडी वूजिन के प्लान का एक हिस्सा था। शायद उसने हिप्नोटिस्ट को इस बारे में पहले ही समझा दिया हो, और इसलिए हिप्नोटिस्ट ने ठीक से अपना काम नहीं किया और उसे सब कुछ याद है, पर वो कुछ कह नहीं सकता। तो इस तरह से वूजिन ने मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। दोनों थ्योरी डिस्कस करने के बाद अब आते हैं उसकी स्माइल पे, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा होती है। उस एक्सप्रेशन ने इस पूरी फिल्म को किसी और ही लेवल पर पहुंचा दिया, पर लास्ट का वो हंसी और दर्द वाला एक्सप्रेशन जाहिर तौर पे खुशी और दुख दोनों की ही तरफ जा सकता है, और पार्क ने इसे जानबूझकर ऐसा ही छोड़ा है। इसलिए आप दोनों थ्योरीज में से कोई सी भी थ्योरी को सच मान सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसे याद है कि मीडो उसकी बेटी है, और इसका रीज़न ये है कि एक ग्रीक ट्रेजेडी पर बेस्ड फिल्म का एंड कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता। ये बहुत ही ब्रिलियंट एंडिंग थी, पर यहाँ जो सबसे लाजवाब चीज़ थी वो ये है कि कोई ऐसे रिलेशनशिप में वापस जाने की इच्छा रखता है जिसे वो जानता है कि वो रिश्ता नाजायज़ है। पूरी फिल्म में हम ओ डाइसू के किरदार के बदलाव को देखते हैं।
जिसमें उसके 15 साल की कैद और हिप्नोटिज्म बहुत हद तक जिम्मेदार थे। पर एंड आते आते प्यार तो उसे है ही, फिर चाहे वो हिप्नोटिज्म के जरिए ही क्यों ना हो, पर वो फीलिंग रियल थी। ये एक नया डाइसू था जिसने आखिरकार किसी और के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया, पर फिर भी उसकी सच को भूलने की चॉइस बहुत ही हैरानी से भरी थी। वूजिन सब कुछ बताने से पहले उससे पेसमेकर वाली बात कहता है और डाइसू की दुविधा को ऐसे हैंडल करता है जैसे कि वो एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट से थोड़ा ज्यादा हो। वो डाइसू को 2 ऑप्शन देता है कि वो तय करे उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, बदला या सच जानना। वो डाइसू सच को चुनता है और यहीं वूजिन हमारा ध्यान उस तरफ ले जाता है कि वो सच ज्यादा जरूरी नहीं है कि उसको कैद क्यों किया गया, ज्यादा जरूरी सच वो है कि उसको रिहा क्यों किया गया। हालांकि पेसमेकर वाली चीज खाली एक छलावा था और उसका असली मकसद ही था ओडाइसू को सच बताकर उसकी जिंदगी तबाह करना। ये भी बिल्कुल इडिपस की तरह है जो बेसब्री से सच का पीछा करता है और जब उसे सच का पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। हीरो की बजाय यहाँ विलन को अपना बदला मिलता है। डाइसू पहले बदले से सच की तरफ शिफ्ट होता है और फिर सच का पता चलते ही वो उससे भी भागने की कोशिश करता है। पर चाहे वो कुछ भी कर ले, जीभ काट ले, हिप्नोसिस कर ले, लेकिन इनमें से कुछ भी मीडो को किसी और की बेटी नहीं बना देगा और ना ही ये डाइसू के प्यार को कम करेगा। यही बारीकियां इसे एशियन सिनेमा का माइलस्टोन बनाती हैं जिस पे सालों साल बातें होती रही हैं। अब आखिर में एक सवाल उठता है कि ये फिल्म हमें क्या सिखाती है। ये फिल्म हमें बताती है कि कैसे आप आसानी से अपने काम, फैसले और अपने शब्दों से किसी दूसरे की जिंदगी पर असर डाल सकते हो या उसे बर्बाद भी कर सकते हो। जज्बात, प्यार, केयर, बदला, इंसाफ और नाइंसाफी को इतनी सफाई से इस फिल्म में पिरोया गया है कि ये आज की कानूनी प्रणाली पे सवाल उठाती है जिसमें ये फैसला नहीं किया जा सकता कि किस पे इल्ज़ाम ज़्यादा लगाया जाए और किस पे कम। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हर मूवी लवर को ये फिल्म कम से कम एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी इसे दूसरी बार देखना काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, ये था ओल्ड बॉय का एनालिसिस। आई होप आपको अब ये मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।